बंगाल के नवाब मैंने आपको 5 बताए थे कि 5 लोग कौन हैं। तो 5 के बाद अब जो सिराजुद्दौला जब प्लासी के युद्ध में मारा जाता है तो सिराजुद्दौला के विरुद्ध मीर जाफर को सत्ता मिलती है। मीर जाफर गद्दी पर बैठता है, उसके बाद मीर कासिम बैठता है। कासिम के बाद जो अगला नवाब है बक्सर के युद्ध के बाद वो नजीमुद्दौला बनता है, 1765 से 67 तक रहता है। उसके बाद सैफुद्दौला 1767 से 70 तक रहता है और अंत में मुबारकुद्दौला बनता है 1760-70 से 1772 तक। इसे घास फूस का बैताल भी कहते हैं। और ये बंगाल का अंतिम नवाब है। नवाबी को खत्म वारेन हेस्टिंग बंगाल के नवाबी को खत्म करता है। तो अब हमारा अगला अब टॉपिक है बंगाल का गवर्नर जनरल। तो अब रॉबर्ट क्लाइव द्वैत शासन की शुरुआत किया था। इलाहाबाद की संधि इसी के शासनकाल में 1765 में होती है। 2 होती है, एक अवध के नवाब के साथ और एक भारत के नवाब के साथ। भारत का जो बादशाह था मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ। इसे भविष्य का अग्रदूत भी कहा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में भविष्य का अग्रदूत, ये अपने शरीर पर इस पर आरोप लगा था, जिस आरोप के कारण अपने आप को आत्मदाह कर लिया था। इस पर आरोप लगा है, आरोप के कारण ही अपने को आत्महत्या कर लिया, आत्मदाह कर लेता है। ये रॉबर्ट क्लाइव 1764 में किया था। ये 1774 में लंदन में ब्रिटेन की संसद से जब इस पर आरोप लगा था तो अपने को 1774 में लंदन में पीबी काउंसिलिंग के बगल में फांसी लगा करके और आत्महत्या कर लिया। श्वेत विद्रोह, जो सैनिक थे उन्हीं लोगों के साथ ये विद्रोह करता है, श्वेत विद्रोह। उस श्वेत विद्रोह को दूर करने के लिए सोसाइटी फॉर टुडे की स्थापना 1767 में करता है। 1767 में सोसाइटी फॉर टुडे की स्थापना, इसमें सैनिकों के लिए जो नाराज थे सैनिक, उसको दूर करने के लिए सोसाइटी फॉर टुडे की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव करता है। अब हम आते हैं वारेन हेस्टिंग। यहीं से अंग्रेजों को बंगाल का गवर्नर का जो पद था उसको खत्म करके और बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को खत्म करके और बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसका पहला शिकार वारेन हेस्टिंग होता है। वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर था, तो गवर्नर के पद को तोड़ करके और बंगाल के गवर्नर को तोड़ करके बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इसका पहला शिकार वारेन हेस्टिंग होता है। वारेन हेस्टिंग रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसकी नियुक्ति हुई थी। कब हुई थी? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो उसी समय इसकी नियुक्ति हुई थी। इस पर ब्रिटेन की संसद में महाभियोगी चला है। 1784 में बर्फ द्वारा इस पर महाभियोगी चला है। ब्रिटेन की संसद में दस्तक प्रणाली का अंत करता है 1772 में। कहा कि अब दस्तक का प्रयोग नहीं होगा। द्वैत शासन का अंत किया। बंगाल में द्वैत शासन का अंत करता है 1772 में ही। इसको भी
बंगाल में भी द्वैत शासन का अंत करता है। अब वारेन हेस्टिंग के कार्य, एक एक कार्य को मैं आप लोग को विस्तृत लेकर चलूंगा। बंगाल के संबंध में, मुगल साम्राज्य के संबंध में, लगान व्यवस्था के संबंध में, न्याय सुधार कैसे करता है, शिक्षा और साहित्य को कैसे करता है। तो पहला मैं लेकर के आ रहा हूँ बंगाल के संबंध में। बंगाल के संबंध में कंपनी बंगाल, बिहार, उड़ीसा के निजामत अधिकार को भी छीन लिया था। जो निजामत अधिकार बंगाल के नवाब को दिया गया था वो खत्म करके, देश शासन जैसे ही खत्म करता है, दोहरा शासन भारत में खत्म करके, और ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका शासन भारत में अब लागू करता है 1772 को। और कंपनी अब सीधे सीधे जो भारत में जो सत्ता थी अब वो कंपनी देखती थी। नंद कुमार ब्राह्मण ने आरोप लगाया था वारेन हेस्टिंग पर। वारेन हेस्टिंग पर नंद कुमार ब्राह्मण ने एक आरोप लगाया था कि मुन्नी बेगम, जो कि घसीटी बेगम के भी नाम से जानी जाती है, मीर जाफर की विधवा पत्नी थी, उसको घूस लेकर के और ये संरक्षण दिया है। इसी के लिए वारेन हेस्टिंग पर महाभियोगी चला है, एकमात्र गवर्नर जिस पर महाभियोगी चला है बर्फ द्वारा। तो ये है बंगाल के संबंध में। मुगल बादशाह के संबंध में, मुगल बादशाह को पहले गवर्नर 26 लाख रुपया पेंशन देते थे, इलाहाबाद की संधि में तय हुआ था ये बात। उसको खत्म कर दिया, कहा कि अब आप 26 लाख रुपया पेंशन नहीं ले सकते हैं, और इलाहाबाद, कड़ा जिला फिर दोबारा अवध के नवाब को, ये दोनों क्षेत्र मुगल बादशाह को मिला था। अब यह खत्म करके और अवध के नवाब को दोबारा बेच देता है। लगान के क्षेत्र में भी इसका कुछ सुधार हुआ। सबसे ऊंची बोली वालों को लगान देता था। पहले ये 5 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए लगान की वसूली के लिए देता था। लेकिन यह इसका योजना फेलियर साबित होता है, यह योजना असफल रहती है। तो फिर अब इन्होंने 5 वर्ष के बदले एक वर्ष के लिए दिया, 1 वर्षों के लिए लगान की वसूली के लिए देता है ये।